हेलो, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने बुक रीडिंग में कौन कौन से पेज कर लिए थे? 11 पेज पे आ गए थे। 11 पेज के बाद मैंने कुछ पढ़ने के लिए दिया था, पढ़ा। चलो, अब थोड़ा सा भी मैं मार्किंग करवा देता हूँ अपनी तसल्ली के लिए। पढ़ तो लिया, वो अच्छी बात है। व्हाट इज इंगेजमेंट? तो देखो, सबसे पहले बता रखा है कि इंगेजमेंट का मतलब क्या है। अरेंजमेंट टू डू समथिंग। अरेंजमेंट मतलब एग्रीमेंट टू डू समथिंग। कोई भी काम हो सकता है, बट हम तो प्रोफेशनल की बात करें ना। ऑडिटिंग के कंटेक्स्ट में बात करें तो, कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट की बात करें तो इसका मतलब ये एक एग्रीमेंट है किसके बीच ऑडिटर एंड क्लाइंट के बीच। ठीक है, टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज, कि मैं ऑडिट सर्विस के प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ऑडिट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो ऑडिट करने का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये इसको हम इंगेजमेंट लेटर भी बोलते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर क्या होता है, इंगेजमेंट लेटर क्यों बनाया जाता है, इसके कंटेंट क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे अपन। ये चैप्टर नंबर 11 में आएगा। ठीक है, अश्योरेंस इंगेजमेंट। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? भरोसा, यकीन दिलाना। मतलब एक तरीके से हम किसी चीज को अटेस्ट कर रहे हैं और सामने वाला बंदा हमारी अटेस्टेशन पर क्या कर रहा है? बिलीव कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट या अरेंजमेंट जिसमें एक प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर मतलब सीए इन प्रैक्टिस, अब जरूरी नहीं है सीए हो सकता है सीएस हो, बट अपन तो ऑडिट की बात कर रहे हैं तो एक बार सीए की बात करेंगे। इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन, जिसमें एक प्रैक्टिशनर क्या करेगा? कंक्लूजन फॉर्म करेगा। ठीक है, टू एनहांस, किस लिए? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। अच्छा बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन होते हैं? मैनेजमेंट होती है नहीं होती है? होती है। बट यहां पर देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब बताओ, कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। तो वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी किस चीज की है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो क्या जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है? है। तो किसकी बात कर रहा है? अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है बेटा, उसको तो फुल कॉन्फिडेंस है। अदर देन का एग्जांपल क्या हुआ बताओ? अदर देन का एग्जांपल शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, बैंकर, इन्वेस्टर्स, ये सब। क्लियर है? ओके। अबाउट दी, किस चीज के बारे में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं? आउटकम। ठीक है, अबाउट दी आउटकम ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेंस्ट अ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का एग्जांपल शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन शॉर्ट, अश्योरिंग इंगेजमेंट में क्या होता है? एक प्रैक्टिशनर जो है वो कंक्लूजन फॉर्म करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग है या नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और ये जो कंक्लूजन है ये किसको दिया जाता है? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि उनका भरोसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बढ़ जाए। ठीक है, ओके। इन शॉर्ट हम क्या देते हैं? प्रैक्टिशनर गिव्स एन ओपिनियन। वो ओपिनियन देता है टू मेक द यूजर कॉन्फिडेंट इन डिसीजन मेकिंग, कि आप जो भी डिसीजन लोगे ना उसके गलत होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गलत होने की वजह से। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, इंपॉर्टेंट 5 एलिमेंट है इसके। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट है पार्टी, दूसरा एलिमेंट है सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा क्राइटेरिया जिसके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की जाएगी, चौथा एविडेंस, फिर मेरे को एविडेंस मिलेंगे कि आइटम सही है गलत है, और पांचवा एलिमेंट रिपोर्ट। तो देखो अब इन 5 एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले एलिमेंट में पार्टी, पार्टी होंगी 3। कितनी पार्टी? 3 पार्टी। एक तो प्रैक्टिशनर जो अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है, हु प्रोवाइड्स द अश्योरेंस सर्विस। ठीक है, मेरे एग्जांपल में कौन आ गया? सीए। ओके, द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर, क्योंकि सीए सिर्फ ऑडिट की सर्विस नहीं देता, सीए अदर सर्विसेज भी देता है, रिव्यू सर्विस भी देता है, अश्योरेंस सर्विसेज भी देता है, रिलेटेड सर्विसेज भी देता है। तो ब्रॉडर देन ऑडिटर। ऑडिट इज रिलेटेड टू, जब ऑडिट वर्ड की बात करते हैं तो ये रिलेटेड है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, फुल ईयर की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जहां पर प्रैक्टिशनर क्या देता है? मे प्रोवाइड अश्योरेंस। ठीक है,
नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है कि जो प्रोफेशनल सर्विस दी जाए वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ही हो, अदर भी हो सकती है। प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड अश्योरेंस नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड भी तो हो सकती है, तो इसकी ऑडिट को हम ऑडिट नहीं बोलते, अश्योरेंस सर्विस बोलते हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद वर्ड आता है, दूसरी पार्टी आती है, यहां पर मैं लिख देता हूं ए, और यहां पर मैं लिखता हूं बी, और यहां मैं लिखता हूं सी। दूसरी पार्टी कौन हुई? दूसरी पार्टी है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। तीसरी पार्टी कौन है? यूजर, एग्जाम्पल शेयर होल्डर, जिसके लिए फॉर होम अश्योरेंस रिपोर्ट, एग्जाम्पल अश्योरेंस रिपोर्ट का एग्जाम्पल ऑडिट रिपोर्ट, जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है। ठीक है? ये वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। सेकंड कंटेंट जो आता है, सेकंड एलिमेंट जो आता है वो सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड, जिसको मुझे चेक करना है। अब ये इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है फुल ईयर की, ये एलआर हो सकता है, लिमिटेड रिव्यू हो सकता है, ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है, कोई रिलेटेड सर्विस हो सकती है। एग्जाम्पल दे रखा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है? ओके। सुटेबल क्राइटेरिया, बेंचमार्क। क्राइटेरिया का मतलब बेंचमार्क। आपने कहा कि ये चीज सही है गलत है, तो मुझे इस चीज को किसी के रेफरेंस में चेक करना पड़ेगा ना। अगर वो चीज उस रेफरेंस से मैच कर रही है तो सही है, अगर वो उस रेफरेंस को मैच नहीं कर रही तो उसका मतलब गलत है। तो सुटेबल क्राइटेरिया का मतलब क्या है? बेंचमार्क टू इवेल्युएट दी सब्जेक्ट मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेल्युएट? चेक करना। किसी चीज को चेक किया जाएगा तो किसी चीज के अगेंस्ट ही किया जाएगा ना। ठीक बात है ना? ओके। ये हो सकते हैं स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड बेटा? एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये लॉ हो सकता है, एग्जाम्पल शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट। ओके। अब चेक करेंगे, किसी भी चीज को इवेल्युएट करेंगे तो क्या मिलेंगे? ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर को क्या करना होता है? ऑब्टेन करने होते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। और इसके लिए मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। Audit procedure are obtained to obtain sufficient and appropriate audit evidences. On the basis of evidence, conclusion are formed or arrived, या कहिए opinion is formed। ठीक बात है। उसके बाद लास्ट कंटेंट जो आता है, एलिमेंट जो आता है, वो आता है रिपोर्ट। जो ओपिनियन है वो आपके दिमाग में है कि मेरी राय में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये सही है या नहीं है। आपको एक रिटर्न रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इज प्रोवाइडेड टू दैट कन्वे द अश्योरेंस, यानी कि ओपिनियन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। किसकी बात कर रहा है? ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है? तो रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट इज एन आउटकम, बेसिकली ये आउटपुट है किसका? अश्योरेंस एंगेजमेंट का, ऑब्जेक्ट। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट में कितने एलिमेंट आ गए? अश्योरेंस की बात करते हैं। ठीक है? अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट टू डू समथिंग, या एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस। अब ये प्रोफेशनल सर्विस में इन ऑडिट एक पार्ट है, इंक्लूडिंग ऑडिट। जबकि प्रोफेशनल सर्विस जो वर्ड है वो काफी वास्ट वर्ड है। ऑडिट इसका सिर्फ क्या है? पार्ट है। ठीक है? हम इसमें ऑडिट भी आती है, इसमें रिव्यू भी आता है, इसमें अदर अश्योरेंस सर्विस भी आती है और रिलेटेड सर्विसेज भी आती है। ठीक बात है? कितने एलिमेंट है इसके? एलिमेंट्स 5। सबसे पहला 3 पार्टी। कौन कौन सी पार्टी होती है बेटा? एक तो
ऑडिटर, अपन एग्जांपल लेके चलेंगे ऑडिट का। तो एक तो हो गया ऑडिटर जिसको हम प्रैक्टिशनर बोलेंगे, दूसरा कौन हुआ क्लाइंट यानी कि मैनेजमेंट, और तीसरा कौन हुआ यूजर शेयर होल्डर जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है। उसके बाद एक सब्जेक्ट मैटर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होगा क्राइटेरिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शेड्यूल, फ्री। फिर हम क्या परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, और उन ऑडिट एविडेंसेस के बेस पर हम क्या इश्यू करेंगे ऑडिट रिपोर्ट। पांच एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5। ये एग्जांपल किसका है ऑडिट का, हो जाएगा। चलो इसके बाद बात चली कि ऑडिट जो होती है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी हो सकती है और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती है, और हिस्टोरिकल में भी दो, पूरे साल की और पूरे साल से कम की। ठीक है, ऑडिट जो है वो क्या प्रोवाइड करती है रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट क्या प्रोवाइड करती है रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक बात है। इट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्लियर है ये पॉइंट? ओके। रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। रिव्यू, ऑडिट क्या होती है रीजनेबल एश्योरेंस, रिव्यू क्या प्रोवाइड करती है लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है बेटा? लिमिटेड एश्योरेंस से नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे कम, तो ऑडिट एविडेंस भी क्या मिलेंगे कम, जिसके बेस पर मेरा जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा लिमिटेड। तो लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म टू ऑब्टेन लिमिटेड ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म लिमिटेड कंक्लूजन। यही बात है। ओके, ऑडिट और रिव्यू जो है वो रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। ठीक है, बट ऑडिट में पूरे साल की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी और रिव्यू में क्वार्टरली या सेमी एनुअली। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है बेटा 3 मार्क्स के लिए। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होगा? इट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम यहां पर डिटेल्ड, एलोबरेटेड मतलब डिटेल्ड एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर आर परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो यहां पर प्रोसीजर्स क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं। ओके, इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजन, ये क्या प्रोवाइड करेगा रीजनेबल कंक्लूजन प्रोवाइड करेगा। हमारा जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा रीजनेबल कंक्लूजन होगा, एब्सोल्यूट तो यहां भी नहीं होगा, रीजनेबल होगा। एग्जांपल इसमें क्या दे रखा है ऑडिट। 4 पॉइंट हो गए। अब लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होगा? लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल नहीं होगा लोअर लेवल होगा। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं एक्सटेंसिव नहीं होते, फ्यू होते हैं। ठीक बात है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन हमारा क्या होगा लिमिटेड होगा, कम होगा। ठीक है, एग्जांपल इसका दे रखा है रिव्यू एंगेजमेंट जो कि लिस्टेड कंपनी में होता है। एग्जांपल एलआर लिमिटेड रिव्यू इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसकी ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है बेटा। ओके, उसके बाद आ गए, आपने यहां पर एक वर्ड यूज किया हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहां पर हम है ना हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो फुल पीरियड की हो चाहे वो लिमिटेड पीरियड की हो। अब ये क्या है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हिस्टोरिकल ही होती होगी, कहता नहीं कोई जरूरी नहीं है, प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रोजेक्टेड भी हो सकती है। इन दोनों में क्या फर्क है? तो यहां पर बताया गया प्रोस्पेक्टिव यानी कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अजम्पशन। ये बेस्ड ऑन अजम्पशन होती है। अगर मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ टर्नओवर 200 करोड़, इसका मतलब 200 करोड़ की सेल हो चुकी है, बट प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 200 करोड़ लिखा हुआ तो इसका मतलब इतनी सेल हो सकती है अबाउट इवेंट दैट मे अकर इन फ्यूचर। ये इवेंट हुई नहीं है, ये इवेंट फ्यूचर में हो सकती है। ठीक बात है। ये बेसिकली फोरकास्टेड है, फोरकास्टिंग और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब है ना मुझे बताओ प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को प्रोजेक्ट करना, एज्यूम करना। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? एज्यूम करना। इन दोनों वर्ड को इन्होंने अलग अलग दिखा रखा है बेटा।
हालांकि दोनों में फर्क होता है, तभी अलग अलग दिखा रखा है। बट अपन जनरली क्या समझते हैं, किसी चीज को फोरकास्ट करना या किसी चीज को प्रोजेक्ट करना मतलब क्या होता है, सेम बात होती है। बट फोरकास्ट का मतलब क्या है, ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, और प्रोजेक्शन का मतलब है कितना हो सकता है। तो आपने ये कह दिया कि फॉर एग्जाम्पल मेरी मशीन जो है ना वो 6 महीने बाद खराब हो सकती है, ये तो होगी फोरकास्टिंग। अगर ये खराब होगी तो कितने रुपए लगेंगे इसको रिपेयर करवाने में, ये होगी प्रोजेक्शन। ठीक है, मैं इतना माल बना सकता हूं, ये तो क्या हो गया, फोरकास्टिंग। कितना बेच पाऊंगा, ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन। अमाउंट, जब अमाउंट में आ जाती है ना चीजें, फ्यूचर में हम इतने करोड़ की सेल कर लेंगे, इतने करोड़ का माल बेच लेंगे, तो ये प्रोजेक्शन में आ जाता है। फोरकास्टिंग होता है किसी इवेंट का होना या ना होना, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रोजेक्शन का मतलब और डिटेल में हो जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो ओके, it is to be noted that in such type of assurance engagement examination is, यहां पर examination is not of historical financial information। क्यों नहीं होता, क्योंकि historical financial information ही नहीं है। ठीक बात है ना, तो इसको ऑडिट नहीं कहा जाएगा। ओके, इन अश्योरेंस रिपोर्ट, ये जो अश्योरेंस रिपोर्ट बनेगी इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमें एविडेंस लेने होते हैं। प्रैक्टिशनर क्या लेगा, एविडेंस लेगा, बट ये नहीं बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर हो और नॉट। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हमें ये बताना है टू इफेक्ट दैट कि मैनेजमेंट ने जिन अजम्पशंस के बेस पर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है वो अनरीजनेबल नहीं है। मतलब मैंने इनके अजम्पशन चेक किए, जिन अजम्पशंस के बेस पे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है वो अजम्पशन मुझे क्या नजर आ रही है, रीजनेबल नजर आ रही है। ठीक है, एंड और ये जो सारी अजम्पशंस है वो प्रॉपरली प्रेजेंट की गई है। जैसे नोट्स अकाउंट बनते हैं ना, हाँ, उसी तरह इनकी क्या बनती है, इनकी भी नोट्स बनते हैं। तो उसमें आपने किस बेस पर प्लांट एंड मशीनरी को, अगर आपने कहा है कि हमारी 10 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी होगी, तो आपने 10 करोड़ किस बेस पे प्रोजेक्ट की है, तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, कोटेशंस, कोटेशन ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस वेंडर। ओके, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किससे रिलेट होती है, फ्यूचर इवेंट से, तो पीछे पढ़ ही लिया, पिछले पेज पे आ गया था मे। वाइल एविडेंस में बी ऑब्टेन टू सपोर्ट, एविडेंस यहाँ पर किस चीज के होंगे, टू सपोर्ट द अजम्पशंस। यहाँ पर एविडेंस किस चीज के लिए लिए जाते हैं कि जो मैनेजमेंट की अजम्पशन है वो रीजनेबल है या नहीं है। ऑडिटर नोट एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज रिजल्ट शोन इन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी अचीव्ड। जो यहां पर मैं अश्योरेंस रिपोर्ट इश्यू करूंगा उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना प्रॉफिट दिखाया जा रहा है उतना हो जाएगा, ना ना ना। हम ये बता रहे हैं जिस अजम्पशन के बेस पे ये इन्होंने प्रोजेक्शन किया मैनेजमेंट ने, वो बेस ठीक है या नहीं है। ओके, प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट, अब हम इसको ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, ये रिपोर्ट सिर्फ सजेस्ट करेगी कि जो अजम्पशंस है वो सही है। ठीक है, जो अजम्पशंस है उसके ऊपर रिपोर्ट दे रहा हूं मैं। Therefore, in such assurance engagement, practitioner provides a report assuring nothing has come to practitioner attention suggests that assumption do not provide a reasonable base। ठीक है, मेरे सामने कुछ भी ऐसा नहीं आया है जो ये बताए कि जो assumptions है वो रीजनेबल नहीं है। इन शॉर्ट, जो assumptions है वो क्या है, रीजनेबल है, यही बात ऊपर बताई है। ठीक है, ओके, hence such type of assurance provide only moderate, what is the meaning of moderate, मीडियम लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो अभी हमने 3 एश्योरेंस पढ़ ली, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑडिट में, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस रिव्यू में, और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडरेट। ओके, अब आ गई बात की प्रोजेक्टेड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत क्या है, फिर से वही आ गई, ये वो क्या है, इवेंट दैट में अकर इन फ्यूचर, ये उसके ऊपर बेस्ड होती है। ये फोरकास्ट हो सकती है, प्रोजेक्शन हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकती है, पिछले पेज पे आ चुका। ठीक है, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती, पिछले पेज पे आ चुका है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम करते हैं, बैंक वाला क्या मांगता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है, और उसके साथ में क्या मांगेगा, ऑडिटर की रिपोर्ट, कि मैनेजमेंट ने जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवाई है बैंक में कि हम आपका लोन इस तरीके से यूज करेंगे और इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसको ऑडिटर से क्या करवा के लाओ, सॉरी सीए से क्या करवा के लाओ, अटेस्ट करवा के लाओ। अटेस्ट मतलब अश्योरेंस सर्विसेज। डिफरेंस किसके बीच में, ये भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जो हो चुकी है, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट, इसमें एक्सप्रेस होती है इकोनॉमिक इवेंट अकरिंग इन दी पास्ट पीरियड, जो हो चुकी है, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी। जबकि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रोजेक्टेड बोलो या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इंफॉर्मेशन होती है जो फ्यूचर की होती है। हमें ज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन शॉर्ट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बेस क्या होता है? पास्ट इवेंट्स, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुकी है। जबकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है? फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड होती है बेटा। इसमें कोई दिक्कत? नहीं 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 नहीं, यहां पर डिपेंड करता है ना। आप सीए हो, आप सीओपी होल्डर हो, आपको एक क्लाइंट अप्रोच कर रहा है और वो कहता है सर मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी है। आपका तो ठीक है। अब वो बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी है, तो इसका मतलब वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और पूरे साल की है, तभी उसके लिए ऑडिट वर्ड यूज किया जाता है। क्लाइंट अगर कहता है कि मेरे को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी है, तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो इसको ऑडिट नहीं बोलना जी, क्या बोलना है? रिव्यू बोलना है। अगर क्लाइंट कहता है जी मेरे को एक बैंक से लोन चाहिए और बैंक जो है 10 साल की प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रहा है और हमें उसकी ऑडिट करवानी है, तो हम क्या कहेंगे? इसको ऑडिट नहीं कहते जी, इसको अश्योरेंस सर्विस बोल देंगे, अश्योरेंस इंगेजमेंट, ठीक है ना। तो जब हमें अपॉइंट किया जाता है तो इंगेजमेंट लेटर में लिखा होगा ना कि हमें किस काम के लिए अपॉइंट किया गया, ऑडिट के लिए, रिव्यू के लिए या अश्योरेंस इंगेजमेंट के लिए। क्लियर है? इन शॉर्ट यहां पर देखो समरी, समरी क्या है? जो अश्योरेंस इंगेजमेंट होती है, अश्योरेंस इंगेजमेंट जो होती है, इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा कौन सा गया? ऑडिट ऑफ, नहीं, सबसे पहले हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट, और एक प्रोस्पेक्टिव या प्रोजेक्टेड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट। ओके, ये क्या होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हाँ, पास्ट इवेंट। और ये क्या होती है? इवेंट विच में, हाँ, अकर इन फ्यूचर। ओके, अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं, फुल ईयर और लेस देन फुल ईयर। ओके, अगर मैं फुल ईयर की फाइनेंशियल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कर रहा हूं, एग्जामिनेशन बाय प्रैक्टिशनर, ठीक है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन या कंक्लूजन, तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑडिट। इसे क्या कहा जाएगा? ऑडिट, ठीक है। इसमें हमारी ओपिनियन को क्या कहा जाएगा? इसमें जो हमारी ओपिनियन होगी वो क्या होगी? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, हाई या रीजनेबल, बट नॉट नॉट 100%। क्लियर? अगर लेस देन फुल ईयर है और आपको इसके एग्जामिनेशन के लिए अपॉइंट किया गया है, तो इसे ऑडिट वर्ड नहीं कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? रिव्यू, रिव्यू इंगेजमेंट, ठीक है। ओके, इसमें लेस ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि काम ही कम है ना, पूरा साल का, पूरी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं। लेस ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो ओपिनियन होगी वो भी क्या होगी? लोअर। ओपिनियन जो होगी वो क्या होगी? लोअर अश्योरेंस, ठीक है। अब अगर मुझे
प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन के लिए अपॉइंट किया गया है, तो क्या इसे ऑडिट कहा जाएगा? क्या इसे रिव्यू कहा जाएगा? ना सर। तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? इसे अश्योरेंस एंगेजमेंट कहा जाएगा। अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। हालांकि देखो अश्योरेंस एंगेजमेंट बड़ा वर्ड है, इसमें ऑडिट भी आती है, रिव्यू भी आता है, बट ये इनके अलावा, ठीक है। इसमें जो ओपिनियन आप दोगे वो क्या होगी? मॉडरेट। इसमें जो ओपिनियन दी जाएगी वो क्या होगी? मॉडरेट लेवल। लो बेटा, ये है समरी। क्लियर? थोड़ा सा मैं एक चीज और लिखवा देता हूं यहां पर। इसके लिए स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? एसए। इसके लिए स्टैंडर्ड कौन से होंगे? एसआरई। और इसके लिए स्टैंडर्ड कौन से होंगे? एसएई। अगले पेज पे दोबारा भी लिखवा दूंगा। क्लियर है ये पॉइंट? आओ आगे। अब ये नोट्स काफी हेल्पफुल रहते हैं रिवीजन में, ये काम आते हैं। चलो आगे। चलो अब अगले पेज पे क्वेश्चन आता है इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। जो प्रोफेशनल सर्विस है उसमें क्या होनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड? क्यों भाई स्टैंडर्ड्स की क्या जरूरत पड़ गई? बताओ। स्टैंडर्ड एंश्योर कैरिंग आउट ऑडिट, ताकि हम जो ऑडिट कैरी आउट करें वो एक बेंचमार्क के अकॉर्डिंग हो। और बेंचमार्क भी कौन से? ग्लोबल प्रैक्टिस, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके। इंप्रूव क्वालिटी, इससे हमारी ऑडिट की क्वालिटी क्या होगी? इंप्रूव होगी। बिल्कुल सही बात है। प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, हर बंदे का तरीका अलग अलग हो सकता है काम करने का, बट अगर स्टैंडर्ड बना दिया तो सबको स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, तो सबका काम करने का तरीका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा बेटा। ठीक है। स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंट विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, ये आपको प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कैसे आएगा? एसए 620, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तुम ऑडिट कर रहे हो और तुम्हारे सामने कोई ऐसा काम आ गया जिसके एक्सपर्ट तुम नहीं हो, तो आप किसका काम यूज कर सकते हो? एक्सपर्ट का काम यूज कर सकते हो। बट एक्सपर्ट का काम यूज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये कहां लिखा हुआ है? एसए 620 में। तो एसए 620 आपको नॉलेज दे रहा है, आपका स्किल एनहांस कर रहा है कि आप एक्सपर्ट का काम भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही एसए 610 है कि अगर कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तो आप इंटरनल ऑडिटर का काम कैसे यूज कर सकते हो। इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया हुआ है आप उसको भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस भी ले सकते हो। जो काम उसने नहीं किया हुआ आप उसको करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो उनकी कंडीशंस क्या है वो कहां लिखी है? स्टैंडर्ड्स में लिख रखी है। ओके। इन शॉर्ट ये इंश्योर करते हैं ऑडिट क्वालिटी। ठीक है, ओके। ड्यूटी किसकी बनती है भाई? ड्यूटी किसकी बनती है सर? अकाउंटेंट की। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोले तो सीए की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, ये इंश्योर करे कि स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। स्टैंडर्ड फॉलो करने जरूरी है। इतने फायदे बता दिए ऊपर वाले पैराग्राफ में कि ये फायदे, तो भैया आपको इंश्योर करना चाहिए। ऑर्डिनरी दीज आर फॉलोड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ऑब्वियस सी बात है। अवर सिचुएशन में अराइज व्हेन स्पेसिफिक प्रोसीजर वुड बी इनइफेक्टिव। कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसमें जो एसए में लिखा हुआ है वो हम फॉलो ना कर पाए। ठीक है, इन सच केस, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, इन सच केस, कौन सा केस? जहां पर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया, स्टैंडर्ड इनइफेक्टिव हो गए, ऐसे केस में क्या होगा? लो जी, अब ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बन सकती है कि तुम ऑडिट करने गए और उस पर्टिकुलर ऑडिट में तुम्हें पता लगा कि एक स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। स्टैंडर्ड क्या बताते हैं? प्रोसीजर्स।
ये काम ऐसे करना है। आपने देखा कि भाई ये तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप मुझे बताओ, क्या आपने सेक्शन 129 पढ़ा हुआ है कंपनी एक्ट का, जिसमें लिखा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनेगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। उसी में दे रखा है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी वजह से फॉलो नहीं हो पाते तो 3 बातें डिस्क्लोज कर देना नोट्स टू अकाउंट में। नंबर 1, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, कौन सा नहीं किया ये बता दो, क्यों नहीं किया, और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट। कुछ कुछ वही बात यहां पर भी बतानी है आपको। कहता 3 बातें डिस्क्लोज कर देना। सबसे पहले, आपने ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए? फिर स्टैंडर्ड में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वो आपने फॉलो नहीं किया, तो आपने ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया? ठीक बात है। रीजन फॉर डिपार्चर, क्यों नहीं फॉलो किया आपने? क्यों नहीं फॉलो किया? रीजन फॉर डिपार्चर, ठीक बात है। और ड्रॉ अटेंशन, यानी कि रिपोर्ट में ये बात लिखो कि मैंने इस एरिया में ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं किया, ये बात लिखनी है। 3 बातें दोबारा से क्या क्या मेंशन करना है? नंबर 1, पहले तो बताओ रीजन, फिर दूसरा बताओ फिर आपने किया क्या। अगर ऐसे फॉलो नहीं किया, ऐसे में जो लिखा वो फॉलो नहीं किया, तो आपने क्या किया, और ये बात आप कहां मेंशन कर देना? रिपोर्ट में मेंशन कर देना। यहां पर एग्जांपल लिखो, इफ ऐसे इज नॉट फॉलोड। अगर ऑडिटर किसी वजह से ऐसे फॉलो नहीं कर पाया तो 3 बातें डिस्क्लोज करें, क्यों, फिर क्या किया, और रिपोर्ट। ठीक है, वाई, व्हाट और रिपोर्ट। क्यों परफॉर्म नहीं किया, क्या परफॉर्म किया फिर उसकी जगह पर, और इस बारे में रिपोर्ट में डाल दो। ध्यान रखना, रीजन जरूर देना पड़ेगा, यानी कि आपको चॉइस नहीं मिल रही कि अगर आप किसी ऑडिट पे जाते हो और आपको लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूं तो मैं स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा। ना ना ना, जब तक आपके पास में रीजन ना हो, सिर्फ डिस्क्लोजर करना काफी नहीं है। रिपोर्ट डज नॉट अब्सॉल्व द प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड कंप्लाई करना आपके लिए क्या है? कंपलसरी है बेटा। सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है? इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू कंप्लाई विद एसेज। ठीक है ना? सिर्फ रिपोर्ट में ड्रॉ करना काफी नहीं है। मेयर डिस्क्लोजर डज नॉट अब्सॉल्व, अब्सॉल्व करना मतलब, किसी चीज को अब्सॉल्व करना मतलब उसको अलग कर देना, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड। सिर्फ ये काफी नहीं है, रीजन इज मस्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, स्टैंडर्ड इश्यू करने का काम कौन करता है? आईसीआई। आईसीआई ने कौन कौन से स्टैंडर्ड इश्यू कर रखे हैं? एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस, 5 है। एक एरा एसक्यूसी, मैंने 4 के बारे में बताया था, एसक्यूसी के बारे में भी नहीं बताया था। ठीक बात है। सबसे पहले एसए किसके लिए? ऑडिट के लिए, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुल ईयर की। आपके सिलेबस में यही है। ठीक है। दूसरा, एसआरई किसके लिए होते हैं? रिव्यू के लिए, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट फुल ईयर। ये जो ऑडिट किसकी होती है? फुल फाइनेंशियल ईयर की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहां पर फुल नहीं होता जी, फुल फाइनेंशियल ईयर नहीं होता। इट कुड बी क्वार्टरली, इट कुड बी सेमी एनुअली। ठीक है, ओके। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या आता है? एसएई, अप्लाई इन अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। तो क्या बता बेटा, बताओ एग्जाम्पल क्या है इसका, बोलो। हाँ, प्रोस्पेक्टिव या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर? और रिलेटेड सर्विस, इसमें क्या क्या सर्विस आ गई? ठीक है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड अदर रिलेटेड सर्विस। ठीक है, नहीं इसमें टैक्स नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया? कंपाइलेशन, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, टैक्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमें ये चेक करना होता है कि जो टैक्स भर रहे हो सेक्शन 44 ए बी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसमें कंपाइलेशन एंगेजमेंट आ गई। मुझे डाउट है कि मेरे इंप्लॉइज जो पूरी सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो मेरे को सिर्फ सेल की ऑडिट करवानी है, पार्ट की ऑडिट हो गई।
अब उसमें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं करवा रहा, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें ऑडिट करके बताना है कि सेल पूरी है या नहीं है, ठीक है। ये कुछ इसमें पार्ट होते हैं। आगे अभी एसक्यूसी के बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये पेंडिंग, अभी मैंने इसको सर्कल कर रखा, पेंडिंग है। एसेस फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली लाइन फिर से रिपीट है, ऐसे किस लिए अप्लाई होंगे? ऑडिट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यानी कि एसेस अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ फुल ईयर। हाई क्वालिटी बेंचमार्क है, ठीक बात है, जो हमें ऑडिट के दौरान यूज करने पड़ेंगे, फॉलोड बाय ऑडिटर, कंपलसरी हमारे लिए फॉलो करना। इश्यूड ऑन वाइड स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम? रेंज। ऑडिट के एसए की रेंज बहुत है, 200 की सीरीज, 300 की सीरीज, 500 की सीरीज, 700 की सीरीज और 800 की सीरीज। आपके सिलेबस में 700 की सीरीज तक है। 200 की सीरीज किसके लिए? बेसिक प्रिंसिपल्स, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले की चीजें, बेसिक प्रिंसिपल, इंगेजमेंट लेटर, क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इनकी सब की बात करें ऑडिट स्टार्ट होने से पहले। 300 है प्लानिंग के बारे में की सीरीज, 500 की है प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, 600 है ड्यूरिंग यूजिंग वर्क ऑफ अदर, और 700 है रिपोर्टिंग से रिलेटेड। तो हर रेंज के ऐसे है, ऑडिट से पहले के, ऑडिट प्लानिंग के, ऑडिट के दौरान क्या करना है, दूसरों का काम कैसे यूज करना है, और ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है। तो वाइड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, रिस्क, असेसिंग रिस्क, ऑडिट एविडेंस, सैंपलिंग, ओपिनियन, रिपोर्टिंग एटसेट्रा, ठीक है। मैं इन सबके एक एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, अभी लिखवा रहा हूं, अभी याद नहीं होंगे, याद धीरे धीरे चैप्टर के साथ होंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कहां दिया हुआ है? एसए 200 में। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कहां लिखा हुआ है? एसए 230 में। प्लानिंग के बारे में कहां लिखा हुआ है? एसए 300 में। रिस्क असेसमेंट के बारे में कहां लिखा हुआ है? एसए 315 में। सैंपलिंग के बारे में कहां लिखा हुआ है? एसए 530 में। ऑडिट एविडेंस के बारे में कहां लिखा हुआ है? एसए 500 में। ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग के बारे में कहां लिखा हुआ है? 700 में। ये सारे चैप्टर है बेटा, ये जो जो एसए बता रहा हूं ये सारे के सारे चैप्टर है। ये जो है ये आपका आएगा एसए 230 जो है डॉक्यूमेंटेशन का, ये चैप्टर नंबर 6 है, 4 पेज का चैप्टर है। 315 जो है ये आएगा आपका चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट के बारे में पूरा पूरा, ठीक है। 315 भी, और 300 जो है ये चैप्टर नंबर 2 है, प्लानिंग के बारे में। 200 आपका चैप्टर नंबर 1 में आ चुका, और चैप्टर नंबर 11 में भी आएगा। 500 आपका चैप्टर नंबर 4 है पूरा का पूरा। 700 चैप्टर नंबर 8 है। ये सारे चैप्टर के नाम लिख दिए इन्होंने जो आपके सिलेबस में भी आने वाले हैं। अब एसए के बाद दूसरा क्या आया? एसआरई, किसके लिए है? रिव्यू के लिए है, ठीक बात है, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले पेज पे। लोअर लेवल होता है रिव्यू, क्या होता है? लोअर लेवल होता है देन ऑडिट, अश्योरेंस लोअर देन प्रोवाइडेड बाय ऑडिट। ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस होती है, रिव्यू में लोअर लेवल। क्यों? क्यों? ड्यू टू फ्यूअर प्रोसीजर, क्योंकि हम कम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑडिट एविडेंस भी क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं, ठीक है, ओके। एसए किसके लिए होते हैं? फॉर अश्योरेंस इंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड, ठीक है, ये हो गया नोट। आगे आओ। ये ना ये ऑडिट है और ना ये रिव्यू है, ऑब्वियस सी बात है। एग्जाम्पल इसमें एग्जामिनेशन ऑफ प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन शॉर्ट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या नहीं होती?
नॉट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सारा पढ़ा हुआ है, दोबारा आ गया लाइन टू लाइन, ठीक है। इसमें हो सकता है नॉन फाइनेंशियल मैटर भी हो, लाइक डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एंटिटी, ठीक है। ये जो कंट्रोल है ये इफेक्टिव है या नहीं, कंट्रोल मैनेजमेंट ने जो बनाए उनकी अजम्पशंस क्या है, ठीक है। ये रिलेटेड सर्विस के लिए आगे एसआरएस, स्टैंडर्ड्स फॉर रिलेटेड सर्विसेज। कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज क्या होंगे, देखो एसआरएस, एसआरई, स्टैंडर्ड्स फॉर रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड फॉर रिलेटेड सर्विस। कई बच्चे यहाँ पर एसआरई लिखाते हैं, ठीक है ना, बस वो ध्यान रखना, ठीक है। ये रिलेटेड सर्विस से है, ओके। एग्जाम्पल, यहां पर हमें सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म करने इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डाटा, एग्जांपल अकाउंट पेबल, डेटर, अकाउंट सॉरी क्रेडिटर, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर, परचेज की ऑडिट करवानी है रिलेटेड पार्टी के साथ, सेल की ऑडिट करवानी है, सेगमेंट की, प्रॉफिट की ऑडिट करवानी है एक सेगमेंट की, एटसेट्रा, ठीक है। मुझे ये डाउट है कि डेटर हमारे गलत है, क्रेडिटर हमारे गलत है, तो सिर्फ इसकी ऑडिट करवानी है, तो भाई इसकी ऑडिट को फुल ऑडिट थोड़ी बोल सकते हो आप, और ना आप रिव्यू बोल सकते, क्योंकि रिव्यू तो एक क्वार्टरली पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी क्वार्टर की, यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइटम की ऑडिट करवा रहे हैं, ठीक बात है। किस लिए? टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट ऑब्टेनिंग अश्योरेंस। हमें अश्योरेंस नहीं चाहिए, मैनेजमेंट करे हमारी हेल्प कर दो किस चीज में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन सर्विस, कंपाइलेशन सर्विस। हम आपको क्या दे देंगे, अकाउंट्स दे देंगे सीए को, और सीए को कह रहे हैं भैया इससे क्या बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देनी है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आते भाई। मैनेजमेंट सीए को क्या कर रही है, कहती है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, हमें नहीं आते, तुम बना कर दे दो, तो इसे कंपाइलेशन सर्विस बोलते हैं बेटा। ये जो रिपोर्ट है इसमें कोई ओपिनियन नहीं होती है, मैं कंपाइलेशन रिपोर्ट दूंगा कि मेरे को जो डेटा मैनेजमेंट ने दिया मैंने उसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है, मेरी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है, ओके। इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड सर्विस, ठीक है। एसक्यूसी अभी भी पेंडिंग है, ओके आगे आओ, चैप्टर खत्म। यहां पर पहले समरी लिख लेते हैं अब। आईसीआई क्या करती है, आईसीआई जो है वो स्टैंडर्ड इश्यू करती है, इश्यूज स्टैंडर्ड्स ऑन वेरियस engagement services, ओके। किस लिए, वाई, नंबर वन, ये ग्लोबल प्रैक्टिस है, सभी करते हैं ऐसा, जितनी भी इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो सीपीए वाले हो, एसीसीए वाले हो, सब क्या इश्यू करते हैं, स्टैंडर्ड इश्यू करते हैं, ठीक है। प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, इंक्रीज स्किल एंड नॉलेज, ओके। इंप्रूव क्वालिटी एटसेट्रा। ये कुछ बेसिक रीजन है कि स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि स्टैंडर्ड्स कई तरह के होते हैं, वेरियस एंगेजमेंट सर्विसेज कौन कौन सी आ गई, एसए ऑडिट के लिए, एसआरई रिव्यू के लिए, एसएई ठीक है किसके लिए, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, एसआरएस रिलेटेड सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये किस लिए है, ये ऑडिट, ये किसके लिए, रिव्यू के लिए, और ये किसके लिए, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, एग्जांपल प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और एसआरएस
रिलेटेड सर्विसेज के लिए। ओके, अच्छा ऑडिट करने कौन जाएगा? ऑडिट करने के लिए कौन जाएगा? एंगेजमेंट टीम। अगला बैच नहीं है ना? अभी बस होने वाले 5 मिनट की और। क्या हुआ? कौन सी? अच्छा कपिल सर, कपिल सर ले रहे हैं क्या क्लास अभी? बस 5 मिनट रुक जाओ बस। हाँ। ये जो ऑडिट फर्म है, ये जो ऑडिट फर्म है जो ये सारी सर्विस देती है, हम चाहते हैं कि आप जो भी प्रोफेशनल सर्विस दो, जो भी प्रोफेशनल सर्विस दो, चाहे वो ऑडिट की सर्विस हो, चाहे वो ऑडिट की सर्विस हो, चाहे वो रिव्यू की सर्विस हो, और प्रोजेक्टेड फाइनेंस स्टेटमेंट की हो, रिलेटेड सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो दो, उसमें कंप्लायंस ऑफ लॉ हो, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, और इसमें सारे स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर्ड है वो भी कंप्लाई हो। अब देखो, ऑडिट फर्म में कौन होता है? सीए होता है। सीए तो ये देख लेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मैं पूरी कॉम्पिटेंस के साथ करूं, मैं कानून के अकॉर्डिंग करूं और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करूं। बट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तो काम सीखने आए हुए हैं, उनको तो नहीं पता। तो आप उनको क्या बना कर देते हो? प्लान प्रोग्राम। हाँ, प्लान और प्रोग्राम तो बना कर दे दिया कि जाओ बेटा ये चीज चेक करनी और ऐसे चेक करनी है। आपको ये कैसे पता लगेगा कि वो काम उस प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ? तो उनके काम को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। सही कहा तुमने। अब है ना, रिव्यू करूंगा मैं, कितने रिव्यू करूं बताओ? एक, अब जैसे कई बच्चे ना सीए में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, सर कितनी रिवीजन काफी रहती है? 1, 2 या 3? अब बताओ, वही बात, जितनी करो उतनी कम, और डिपेंड करता है बच्चे के दिमाग पे भी। बट कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है। बट आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं इसके लिए। इसके लिए क्या है? SQC। ये आपकी फर्म की जिम्मेदारी है, जो भी आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करोगे, स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। आपकी फर्म में पॉलिसी होनी चाहिए। फर्म के अंदर क्या होनी चाहिए? फर्म्स पॉलिसी। जो भी प्रोफेशनल सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कंप्लायंस ऑफ लॉ होना चाहिए, उसमें जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है वो फॉलो हो रहे हो, उनका रिव्यू, उनका क्या होना चाहिए? प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए, और रिव्यू होने के बाद ही ऑडिट रिपोर्ट या अदर रिपोर्ट क्या करनी चाहिए? इश्यू करनी चाहिए। ये एसक्यूसी इंश्योर करता है। एसक्यूसी एक प्रोफेशनल या पर्टिकुलर प्रोफेशनल सर्विस पे अप्लाई नहीं होता है। किस पे अप्लाई होगा? आपकी फर्म जो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रही है उन सब के ऊपर क्या होना चाहिए? क्वालिटी चेक होना चाहिए, और ये आपकी फर्म की पॉलिसी में होना चाहिए। ये बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? ओके, अब समझते हैं एसक्यूसी के बारे में। ये नोट हो गया? अब देखो, ये पेंडिंग छुड़वा रखा था ना, आओ एसक्यूसी क्या है? एसक्यूसी एक ही है, SQC 1। SQC 1 issued by ICAI, ऑब्वियस सी बात है। प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोफेशनल सर्विस। आपकी फर्म जो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करेगी उस सब के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है? इट रिक्वायर ऑडिटर टू एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी फर्म के लिए भी क्या करे? क्वालिटी कंट्रोल बनाए। आईसीआई ने किसके लिए बनाए? प्रोफेशनल सर्विस के लिए। आप भी अपनी फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाओ। ठीक बात है? सो दैट आपकी फर्म और आपके जो इंप्लॉइज है वो कंप्लाई करे विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट। और जो रिपोर्ट आप इश्यू कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इन शॉर्ट, सोच समझ के रिपोर्ट देनी है आपकी फर्म को। अगर कल को आपने रिपोर्ट इश्यू कर दी और उस रिपोर्ट की क्वालिटी इश्यू हुआ तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा जी। ठीक बात है ना? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज दैट व्हाइल रेंडरिंग सर्विस, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है एसक्यूसी का? आपकी फर्म जो भी सर्विस अप्लाई करे, जो भी सर्विस प्रोवाइड करे उसमें स्टैंडर्ड अप्लाई होने चाहिए। देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विद इन फर्म।
देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विद इन फर्म। ठीक है, कि जो भी टू एंश्योर दैट जो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रही है की जा रही है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है और लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एप्रोप्रिएट आप रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो, ये देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ ना कि कंप्लायंस ऑफ लॉ भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स भी फॉलो होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए और रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। Further, it is also to be remembered that standard of on quality control SQC are applied for all, ये फिर से आ गया, services covered by engagement service। SA ऑडिट पर अप्लाई होता है, SRE रिव्यू पे अप्लाई होता है, ये सभी सर्विसेज पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये हो गया। और अब पीछे एक पॉइंट और पेंडिंग यहां छुड़वाया था, ये पांचवा, अब ये पढ़ के देखोगे तो ये हो जाएगा। SQC have been issued to establish standard and provide guidance. It provide guidance regarding firm responsibility for system of quality control for audit, review and other assurance and related services, मतलब all type of services। क्लियर है, ये भी हो गया। अब बताओ क्या बाकी रह गया, चैप्टर खत्म। चलो आज के लिए इतना काफी है।